हरियाणा में खत्म हुआ चुनाव प्रचार। आखिरी दिन सभी पार्टियों के नेताओं ने झोंकी ताकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को बताया दामाद और दलाल का सिंडिकेट। तो हुड्डा बोले कांग्रेस ही बनाएगी सरकार। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के वीर सावरकर के नॉनवेज खाने के बयान पर बीजेपी का हमला। कहा क्रांतिकारियों के अपमान को माफ नहीं करेगा देश। सावरकर के पोते का भी पलटवार। बोले बार बार बदनाम करना कांग्रेस की रणनीति। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले महायुति में बयानबाजी। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के वोट जिहाद वाले बयान के बाद अजीत पवार ने अल्पसंख्यकों को 10% टिकट देने का ऐलान कर दिया। दिल्ली में 5,000 करोड़ के कोकेन ड्रग्स की बरामदगी पर राजनीति गरमाई। आरोपी तुषार गोयल के कांग्रेस कनेक्शन पर बीजेपी ने सवाल उठाए। भूपेंद्र हुड्डा बोले बीजेपी झूठ फैलाने का काम करती है। ईडी ने पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को 8 अक्टूबर तक पेश होने का समन भेज दिया है। व्यस्तता का हवाला देकर आज नहीं पेश हुए थे मोहम्मद अजहरुद्दीन। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का है केस। हरियाणा विधानसभा के लिए वोटिंग से 2 दिन पहले सोनिया गांधी से मिली कुमारी शैलजा। सोनिया के आवास पर मुलाकात हुई है। बिहार के पूर्व मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला समेत 2 दोषियों को आजीवन कैद। सूरजभान समेत 6 आरोपी बरी। लेबनान के बेरूत में इजरायली सेना के हवा और जमीन से हमले तेज। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के 15 आतंकवादी ढेर किए। लेबनान में 2 किलोमीटर तक घुसे इजरायली सैनिक। यूएई में आज से शुरू हुआ आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप। 10 टीमें लगाएंगी जीत के लिए दम। शारदीय नवरात्र के पहले दिन आज देश भर के मंदिरों में रही भक्तों की भीड़। मां शैलपुत्री की पूजा। पीएम ने देशवासियों को दी नवरात्र की शुभकामनाएं। आप सभी को जय माता दी। निवडणुकीतला जो वोट जिहाद है। उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी ने मिलकर मुस्लिमों को भड़काया। धर्म के नाम पर वोट मांगे। आगे और फंडामेंटलिस्ट इरलिಲ್ಲ, बट सावरकर इज अ फंडामेंटलिस्ट। ये जो पैसा है क्या ये चुनाव की प्रक्रिया के लिए तो नहीं प्रयोग हो रहा था? 5,600 करोड़ रुपए नशे के जो कारोबारी है, जो देश को निकल जाना चाहते हैं, आज के चंड और मुंड हैं, ये महिषासुर हैं। और एक बड़ी खबर के साथ एक ताजा वीडियो इस वक्त आया है। हमास के अल कसम ब्रिगेड ने गाजा में घुसने वाले इजरायली टैंकों को उड़ाने का एक वीडियो जारी किया है। एक नया वीडियो आया क्योंकि लगातार वॉर वाली सिचुएशन है। इजराइल के सैनिक ग्राउंड ऑपरेशन के लिए उधर लेबनान में 2 किलोमीटर घुस गए हैं। वो वीडियो आपको दिखाते हैं। बिल्कुल ताजा वीडियो युद्ध का, जिसमें ये देखिए, ये फुल स्क्रीन पर दिखाइए, इन तस्वीरों को फुल स्क्रीन पर दिखाइए। ये बिल्कुल ताजा वीडियो है। यह बताया गया कि आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन में कई इजरायली जवान भी शहीद हुए हैं, जिसमें एक टैंक को उड़ा दिया है। ये गाजा की तस्वीरें हैं, ये लेबनान की नहीं है, मैं क्लियर कर रहा हूं, ये गाजा की हैं। हमास के अल कसम ब्रिगेड ने गाजा में घुसने वाले, ये देखिए, ये वो तस्वीर जो जारी की गई है, ये वो टैंक, और पूरे टैंक को उड़ा दिया गया। ये पूरा टैंक जो बताया जा रहा है कि ग्राउंड ऑपरेशन जो चल रहा है वहां पर, लेकिन ये गाजा में हुआ है, लेबनान में नहीं। ये गाजा का वीडियो है, और क्योंकि गाजा में भी जो है इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। ये बिल्कुल ताजा तस्वीरें हैं, ये अभी अभी जारी की गई हैं। हमास के अल कसम ब्रिगेड ने गाजा में घुसने वाले इजरायली टैंकों को उड़ाने का वीडियो जारी किया है। ये देखिए,
आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन में कई इजरायली जवान भी इसमें शहीद हुए हैं, क्योंकि दो मोर्चों पर जो है लड़ाई चल रही है। एक तो गाजा में आईडीएफ इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन, लेबनान में अलग से चल रहा है, यहां हिजबुल्लाह, हमास, और ये देखिए ये वो टैंक, और इसको टारगेट करके इसको यहां ब्लास्ट से उड़ा दिया जाएगा। अभी ये उड़ा दिया गया, पूरे पूरे टैंक को उड़ा दिया गया, क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशन जो चल रहा है, बिल्कुल ताजा तस्वीरें ये जो हैं हमास की तरफ से जारी की गई हैं। در انتقام خون Make no mistake, the United States is fully supportive of it. I've been talking about World War III for a long time. देखिए, नसरुल्लाह के मरने पर एक तरफ ईरान तो गुस्सा है, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि इजराइल क्या करने वाला है क्या नहीं, लेकिन बड़ी खबर यह है साहब, भारत में भी एक बड़ा हिजबुल्लाह फैन क्लब है, जिसके लोग हर रोज सड़कों पर हिजबुल्लाह के समर्थन में और नसरुल्लाह के मारे जाने का मातम बना रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि यूपी में अमेठी में जो लोग इस तरह से सड़कों पर निकले थे, ये वो तस्वीरें, इनमें से 8 को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये हिजबुल्लाह फैन क्लब के जितने सदस्य हैं, कौन कौन है पता नहीं, लेकिन हिजबुल्लाह, नसरुल्लाह जो मर गया, दुनिया भर के लिए आतंकवादी नसरुल्लाह, उसके समर्थन में, हिजबुल्लाह नसरुल्लाह के समर्थन में लोग सड़कों पर उतरे थे। अब जो मुझे खबर मिल रही है, यूपी के अमेठी में ये लोग उतरे थे। अमेठी में आतंकी नसरुल्लाह की हत्या का मातम बनाया गया था, नारेबाजी हुई थी, हिजबुल्लाह नसरुल्लाह हर घर से ये सब वो सब। अब बताया गया कि ये सबको गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि पुलिस ने बताया कि इन्होंने परमिशन नहीं ली थी, क्योंकि प्रदर्शन निकालने की तो मनाही नहीं है, वो तो प्रदर्शन वो लोग निकाल सकते हैं, लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है, इन सबको पकड़ लिया गया है और ये बताया गया कि परमिशन नहीं ली गई थी इस तरह का जो मार्च निकालने की। ये लोग जो मौत का मातम, आतंकी के मरने का मातम बना रहे थे, और अब भीड़ सड़क पर निकली थी। ये वो तस्वीरें हैं, हाथ में कैंडल मार्च थी। हालांकि अब बताया जा रहा है साहब, इजराइल जब बदला लेगा तो कैंडल कम पड़ सकती है, लेकिन जब नसरुल्लाह को मारा था इजराइल ने नसरुल्लाह को मारा। तमाम देशों के लिए, अमेरिका के लिए वो आतंकवादी नसरुल्लाह, हिजबुल्लाह आतंकवादी, लेकिन उसके मरने पर यहां पर लोग सड़कों पर उतरे थे, कैंडल मार्च, कैंडल वैंडल निकाली थी, और हिजबुल्लाह फैन क्लब के जितने भी लोग थे। अब जो खबर मिल रही है, इनमें से कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि इसके पीछे बताया गया कि बिना परमिशन के ये लोग इस तरह से सड़कों पर उतरे थे। मुख्य आयोजक समेत 8 लोगों को जेल भेज दिया गया है। एक बार सुनाइए क्या नारेबाजी थी, सुनाइए। उधर आपको बता दें, देखिए अरब में महायुद्ध छिड़ चुका है। ईरान झुकने को तैयार नहीं है, इजराइल रुकने को तैयार नहीं है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि ईरान को छोड़ेंगे नहीं, और ईरान ने चेतावनी दी है साहब कि अगर इजराइल ने जवाबी हमला किया तो उसकी खैर नहीं। ईरान कह रहा है अगर इजराइल ने जवाबी हमला किया तो उसकी खैर नहीं। हालांकि नसरुल्लाह आतंकवादी के मारे जाने के अगले दिन ही ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई सुरक्षित ठिकाने पर चले गए हैं साहब। खामनेई सुरक्षित जगह पर चले गए हैं। इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार करने के अगले दिन ईरान के राष्ट्रपति 2 दिनों के कतर दौरे पर निकल गए हैं। 2 अपडेट हैं, जल्दी से बता रहा हूं आपको। ईरान के राष्ट्रपति कतर दौरे पर जा चुके हैं। वहां उन्होंने क्या कहा वो बताने से पहले आपको 2 तस्वीरें एक बार दिखाता हूं। 2 तस्वीरें देखिएगा। सबसे पहले पहला वीडियो जॉर्डन का है, दिखाइए 2 तस्वीरें, ये देखिए आपके सामने आ गई है। अच्छा, वो दूसरी वाली तस्वीर भी इंटरेस्टिंग है। पहला वीडियो तो जॉर्डन का है, वो साथ जो चल रहा है, जिसके आसमान से होकर ईरान की मिसाइलें इजराइल में गिर रही हैं, ये जॉर्डन के आसमान का, ठीक। दूसरा वीडियो जो उस तरफ आप देख रहे हैं ना, वो इजराइल के दक्षिणी रेगिस्तान का है, जहां एक ईरानी मिसाइल का मलबा, बड़ा सही देखिए आप, इजरायली मिसाइल का मलबा पाया गया। वहां पर मिसाइल के साथ लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, सेल्फी वगैरह वहां पर ली जा रही है।
ये जो आप देख रहे हैं बड़ा सा जो लोहे का टुकड़ा पड़ा है, ये ईरानी मिसाइल है, ईरान की मिसाइल जो इजराइल के एक रेगिस्तान में आकर गिरी। अब मिसाइल की लंबाई और चौड़ाई देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल थी, जो आप देख रहे हैं ना, ये बैलिस्टिक मिसाइल थी जो इजराइल की धरती पर गिरने से पहले ही दम तोड़ गई। उधर नसरुल्लाह आतंकवादी के मारे जाने के बाद हिजबुल्लाह बौखला गया है। कल बड़ी खबर एक और है, हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 100 से ज्यादा रॉकेट दाग दिए। हिजबुल्लाह ने कल शाम करीब 5:30 बजे इजराइल पर 2 मिनट में 70 रॉकेट दागे। अब 2 मोर्चों पर, वैसे तो 7 मोर्चों पर लड़ रहा है इजराइल, उधर गाजा वाला अलग चल रहा है, लेकिन यहाँ जो लेबनान से अभी चल ही रहा था, लेबनान की ईरान से जो लड़ाई चल रही है, ईरान ने जो हमला किया, अब ये भी खबर है कि हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर 70 रॉकेट दाग दिए। उसके बाद करीब 7:30 बजे किया और एक साथ 30 रॉकेट दाग दिए। इजरायली फोर्स आईडीएफ ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह के सभी रॉकेट खुले इलाके में गिरे हैं। ईरान के हमले के 2 दिन बाद भी इजराइल ने उस पर, अच्छा ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इजराइल ने अभी तक कोई हमला वापस ईरान पर नहीं किया, क्योंकि अभी इजराइल का पूरा फोकस लेबनान पर है। आईडीएफ ने खुलकर कह दिया है कि अब उसका टारगेट लेबनान की राजधानी बेरूत है, इसलिए गाजा के बाद अब लेबनान में भी इजराइल की फोर्स घुस चुकी है। बताया जा रहा है 2 किलोमीटर अंदर तक, 2 किलोमीटर अंदर तक लेबनान के अंदर घुस चुकी है। ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है। ढूंढ ढूंढ कर हिजबुल्लाह के आतंकवादियों को मारा जा रहा है। इजराइल ने लेबनान के 20 मोहल्लों के लोगों को घर खाली करने की अपील की है। आईडीएफ का दावा है, इजरायली फोर्स का दावा है कि कल लेबनान में 60 आतंकवादियों को मार गिराया गया। 200 आतंकवादी ठिकानों पर हवाई एयर स्ट्राइक की गई। आईडीएफ ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें उसने दावा किया है कि नगर पालिका की एक बिल्डिंग में मौजूद 15 आतंकवादी एक ही एयर स्ट्राइक में मार दिए गए। एक ही एयर स्ट्राइक में नगर पालिका की कोई बिल्डिंग। अच्छा, ये वो तस्वीर है, ये आईडीएफ, इसको दिखाइए एक बार फुल स्क्रीन पर। ये आईडीएफ की तरफ से विजुअल जारी किया गया है, क्योंकि युद्ध वाले हालात हैं। अब यहां बताया जा रहा है कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर 15 आतंकवादी थे और 15 आतंकवादियों पर एयर स्ट्राइक कर दी। इजराइल का ऐसा दावा, आईडीएफ का ऐसा दावा। लेबनान से एक और अपडेट आ रहा है साहब कि इजराइल ने नसरुल्लाह आतंकवादी के दामाद को भी मार गिराया है। अच्छा, दामाद को भी मार गिराया है। इसका नाम हसन जफर अल कासिर था। ये 2 तस्वीरें, हसन नसरुल्लाह मर गया, अब दामाद को भी मार दिया इजराइल ने। इजराइल रुकेगा नहीं, ईरान झुकेगा नहीं, आगे क्या होगा, मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ती जा रही है। कल इजराइल के एक हमले में अब इसको भी मार गया। उधर कतर पहुंचे ईरान के राष्ट्रपति ने हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के नेताओं से मुलाकात की है। वो कतर पहुंच गए हैं। उसने क्या कहा? हमास के चीफ कमांडर इस्माइल हानिया की हत्या मेरे जीवन की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक थी, क्योंकि वो मेरे शपथ ग्रहण समारोह में मेहमान थे। अगर इजराइल ने छोटी सी भी गलती की तो उसे करारा जवाब मिलेगा। इजराइल घिर रहा है चारों तरफ से, ईरान, इराक, तमाम चीजें, लेबनान, हिजबुल्लाह, गाजा, हमास, हिजबुल्लाह, हूती। बार बार कहा जा रहा है कि ईरान ने आज तक डायरेक्ट कार्रवाई नहीं की थी इजराइल पे, प्रॉक्सीज के जरिए। हिजबुल्लाह, हमास, हूती प्रॉक्सीज के जरिए अटैक किया। पहली बार ईरान ने डायरेक्ट अटैक किया इजराइल पर। अच्छा, इन्होंने यही बात वहां की मीडिया के सामने भी कही। उन्होंने एशिया के मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील की है और कहा है कि हम इजराइल के साथ युद्ध का मौका नहीं ढूंढ रहे हैं, मुस्लिम देश एकजुट हों। उन्होंने हमसे शांति का वादा किया था, लेकिन इजराइल ने हमारे राष्ट्रपति पद के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान तेहरान में हमारे मेहमानों को आतंकित किया। हम शांति स्थापित करना चाहते हैं। वहीं आपको बता दें, ईरान की ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ईरान के एक न्यूज़पेपर तेहरान टाइम्स ने पूरी दुनिया का ध्यान, इसको फुल स्क्रीन पर दिखाइए, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है देखना, बहुत डेंजरस भी है। इसको ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है। पूरी दुनिया का ध्यान इस हेडलाइंस ने अपनी ओर खींचा। ईरान के प्रमुख अखबार तेहरान टाइम्स ने अखबार के फ्रंट पेज पर एक खबर छापी है। इस खबर की हेडलाइन पढ़ रहे हैं आप, ईरान हैंड ऑन ट्रिगर। ईरान का हाथ ट्रिगर पर है, ट्रिगर पर, यानी ईरान का हाथ ट्रिगर पर है। मतलब इसके साथ ही लिखा है कि अगर इजराइल ने जवाबी हमला किया तो ईरान ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 2 शुरू करेगा। ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 2, ट्रिगर पर है ईरान का हाथ। वैसे इजराइल पर ईरान के सबसे बड़े हमले के बाद अब इजराइल कमर तोड़ पलटवार की रणनीति बना रहा है। बताया जा रहा है कि ईरान पर कभी भी बारूद वर्षा हो सकती है, बारूद वर्षा। 4 मोर्चों पर अकेले महायुद्ध लड़ रहे इजराइल को अमेरिका का सपोर्ट है, तो ईरान के साथ भी इजराइल के दुश्मन देश लामबंद हो, यानी कि दुनिया 2 फाड़
होती जा रही है। अगर अरब में चल रहे इस महायुद्ध की आग फैली तो पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है। मतलब दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट सुनाई देने लगी है। किसने सोचा था कि पिछले साल 7 अक्टूबर से इजराइल पर हुआ हमास का हमला अरब देशों में महायुद्ध की शुरुआत है। लेकिन असल में यह महायुद्ध की वो चिंगारी थी जिसे भड़काया इस्माइल हानिया ने। उसे हवा दी नसरल्ला, हूथी विद्रोही और खामनेई ने। लेकिन उस चिंगारी को दहकता आग का गोला बनाकर उन्हीं के ऊपर बरसा रहे हैं बेन्यामिन नेतन्याहू। नतीजा ये हुआ कि आज इस महायुद्ध को लेकर दुनिया दो फाड़ हो चुकी है। एक तरफ है इजराइल गुट तो दूसरी तरफ है ईरान गुट। इजराइल पर हमले के पहले दिन से उसके साथ दुनिया का सबसे ताकतवर देश सुपर पावर अमेरिका खड़ा है। इसके अलावा फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी समेत यूरोप के ज्यादातर देश इजराइल के समर्थन में हैं। और असल में दुनिया के यही वो देश हैं जिनके समर्थन से इजराइल की ताकत कई गुना बढ़ चुकी है। दूसरी तरफ इजराइल के दुश्मन नंबर 1 ईरान के साथ फिलिस्तीन, तुर्की, लेबनान, सीरिया, कतर और ओमान जैसे देश हैं। रूस और चीन भी ईरान के साथ खड़े हैं। हालांकि अभी देशों ने ईरान को खुला समर्थन नहीं दिया। दुनिया भर के युद्ध विशेषज्ञ सैन्य ताकत के मामले में इजराइल और ईरान के बीच बराबरी की टक्कर मानते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक ईरान दुनिया में 14वें नंबर पर है तो इजराइल 17वें नंबर पर है। सेना, हथियारों और फाइटर जेट्स के लिहाज से भी दोनों देश एक दूसरे को अलग अलग मोर्चे पर टक्कर देते हैं। इजराइल और ईरान में से किस मोर्चे पर किसका पलड़ा भारी है, किसकी ताकत ज्यादा है, ये इस चार्ट के जरिए समझा जा सकता है। ईरान के पास कुल विमान 551 हैं और इजराइल के पास 612। ईरान के पास 186 फाइटर जेट्स हैं तो इजराइल के पास 241। ईरान के पास हेलीकॉप्टर 129 हैं तो इजराइल के पास 146। ईरान के पास 1996 टैंक हैं तो वहीं इजराइल के पास 1370। ईरान के पास 65,765 हथियारबंद गाड़ियां हैं तो इजराइल के पास 43,407 गाड़ियां हैं। ईरान के पास 101 वॉरशिप हैं तो इजराइल के पास 67 वॉरशिप हैं। ईरान के पास 19 सबमरीन हैं तो इजराइल के पास 5 सबमरीन हैं। ईरान के पास 6,10,000 सैनिक हैं तो इजराइल के पास 1,70,000 सैनिक हैं। जबकि ईरान के पास 3,50,000 रिजर्व फोर्स है तो इजराइल के पास 4,65,000 रिजर्व फोर्स है। ईरान का रक्षा बजट 9 अरब डॉलर है तो इजराइल का 24 अरब डॉलर है। आंकड़ों के हिसाब से ईरान कई मोर्चों पर इजराइल पर भारी नजर आता है, लेकिन एक्सपर्ट के मुताबिक असल में ऐसा नहीं है। ईरान के पास सैन्य बल और हथियार ज्यादा दिखते हैं, लेकिन वो पुराने हैं, उनका रखरखाव भी बेहतर नहीं है। ईरान पर कई पाबंदियां लगी हुई हैं। दूसरी ओर इजराइल के पास अत्याधुनिक हथियार हैं। पश्चिम एशिया में चारों तरफ से घिरे होने के बावजूद वो अपनी लड़ाइयां लड़ता रहा है और जीतता भी रहा है। बेशक उसके पीछे अमेरिकी मदद रही है, लेकिन इन दोनों देशों के बीच कोई युद्ध हुआ तो वो ईरान और इजराइल के बीच तक सीमित नहीं होगा। इसमें और भी ताकतें शामिल हो जाएंगी, जिसके बाद दुनिया दो हिस्सों में बंट जाएगी। तब दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का संकट मंडराने लगेगा। अगर इस महायुद्ध का दायरा दोनों गुटों के सहयोगी देशों तक फैलता है तो देखते ही देखते ये महायुद्ध तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगा।
अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से ईरान वर्षों से अमेरिका की नजर में खटक रहा है। ऐसे में इजराइल पर ईरान का हमला उसके लिए बड़ा आत्मघाती कदम साबित हो सकता है। ईरान के चारों तरफ अमेरिका ने सामरिक शतरंज के मोहरे तैनात कर दिए हैं। भूमध्य सागर से लेकर ओमान की खाड़ी तक और सीज नहर से लाल सागर तक और अदेन की खाड़ी से भारत की खाड़ी तक अमेरिकी नौसेना की तैनाती है। इसके अलावा जॉर्डन, सीरिया, बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, इराक, यूएई, ओमान में अमेरिकी सेना के बेसिस हैं, जहां हजारों की संख्या में अमेरिकी सेना तैनात है। डिफेंस सिस्टम के साथ साथ रक्षात्मक और हमले करने के लिए तैयार सेना है। ऐसे में ईरान एक साथ इजराइल और अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता। उसे बाकी देशों के हथियार और सैन्य मदद की दरकार होगी। ऐसे में जो भी देश ईरान के साथ खड़ा होने का फैसला करेगा वो भी युद्ध की आग में जल सकता है। लेकिन सोचिए, सबसे बड़ा सवाल यह कि इजराइल क्या करेगा। इजराइल क्यों अभी खामोश है? इजराइल का फोकस क्योंकि अभी लेबनान पर है। फिर अगर नंबर आएगा ईरान का तो फिर क्या करेगा इजराइल? लेकिन जंग से पहले इजराइल का ना पैटर्न रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि वो चुपचाप दुश्मन के एक एक ठिकाने का ना जीपीएस मैप तैयार कर एक डिजिटल बैंक बना लेता है कि टारगेट किसको करना है। फिर जरूरत पड़ने पर उन ठिकानों को टारगेट कर मिसाइलें दाग देता है। अब इजरायली एयरफोर्स ने अपने डिजिटल डेटा बैंक में ईरान की कौन कौन सी जीपीएस लोकेशंस को टारगेट वो कर सकता है वो हम आपको बताते हैं। इजराइल के टारगेट पर ईरान के कौन कौन से ठिकाने हो सकते हैं ना, वो सुनिए। ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने, आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता। यूरेनियम खदान, आर्मी बेस, रिसर्च रिएक्टर, गुप्त ठिकाने, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर रिएक्टर्स। पूरे ईरान में कुल 17 न्यूक्लियर ठिकाने मौजूद हैं। 17 न्यूक्लियर ठिकाने। इनमें से जो 5 सबसे अहम न्यूक्लियर ठिकाने हैं वो हैं अराक, फोर्दो, नातंज, इम्फहान और बशहर। ये 5 सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर ठिकाने इजराइल को पता है। इसके अलावा पूरे ईरान में 26 मिसाइल साइट्स हैं। 26। ईरान के सघन, यज़्द और गाचेन में मौजूद यूरेनियम खदाने भी इजराइल की टारगेट पर। ईरान के 3 गुप्त ठिकाने भी इजराइल के टारगेट पर हैं, तरखस, अबाज, वारबिन और मार्टिन। वहीं ईरान का एक रिसर्च रिएक्टर भी इजराइल के निशाने पर हो सकता है, जो कि तेहरान में है। लेकिन डर सबसे ज्यादा इस बात को लेकर है कि कहीं इजराइल के निशाने पर परमाणु रिएक्टर ना हो। ईरान के खिलाफ जंगी बिसात बिक चुकी है। अब की बार ईरान में मचेगा हाहाकार। अमेरिका को मिल गया मौका, ईरान पर कसेगा नया शिकंजा। तेहरान को जलाने का इंतजाम पूरा हो चुका है। बाइडेन ने ईरान को पाषाण युग में पहुंचाने की कसम खा ली है। अमेरिका ने इजराइल के हथियारों के गोदाम ठसाठस भर दिए हैं। तो क्या इस बार जंग में अमेरिका इजराइल के पीछे नहीं बल्कि साथ में खड़ा होगा, साथ में युद्ध लड़ेगा और इजराइल के साथ में मिलकर ईरान पर सबसे बड़ा हमला करेगा? अरब में छिड़े महायुद्ध पर सुरक्षा परिषद की बैठक में अमेरिका ने साफ कहा कि सुरक्षा परिषद के लिए ये ईरान के खिलाफ बोलने का वक्त है। अमेरिका ने ताल ठोक कर कहा कि वो पूरी तरह से इजराइल के साथ है। अमेरिका ने ईरान के IRGC पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा। अमेरिका ने ईरान को मौजूदा हालात के लिए जवाबदेह ठहराने का प्रस्ताव रखा। अमेरिका ने आरोप लगाया कि ईरान हमास को फंडिंग करता है। ईरान शिपिंग नेटवर्क को अस्थिर करने के लिए हूतियों का समर्थन करता है। अमेरिका ने ईरानी सेना IRGC पर हिजबुल्लाह को मदद का आरोप लगाया और कहा कि IRGC ने परिषद के प्रस्ताव का उल्लंघन किया है। सुरक्षा परिषद की बैठक में अमेरिका ने ईरान को साफ तौर पर चेता दिया कि हालात से खिलवाड़ मत करो। Last thing they need is to profit off of this. It's time for them to sit at the table and get this strike done. Because I remember we negotiated a similar strike on the West Coast before, and they worked it out. It's time. They won't even talk, so let's get that done.
ईरान ने इजराइल के खिलाफ जो जंग छेड़ी है उसका नतीजा क्या होगा? ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को भी है और नेतन्याहू को भी है। ईरान जानता है कि उसके पास इजराइल के मिसाइलों को रोकने की ताकत नहीं है। ऐसे में जब जब इजराइल तेहरान पर बेहिसाब बारूद बरसाएगा तो पूरा तेहरान धुआं धुआं हो जाएगा। दो दिन पहले ईरान ने इजराइल पर 200 बैलिस्टिक मिसाइलें एक साथ दाग दी थीं। खामेनेई ने सोचा था कि उनकी 200 मिसाइलें तेल अवीव में तबाही मचा देंगी। तेल अवीव कब्रिस्तान बन जाएगा, लेकिन 200 मिसाइलों के हमले में मरा सिर्फ एक आदमी, और वो भी इजरायली नहीं बल्कि फिलिस्तीनी। अब ईरान दहशत में है। इजराइल के जवाबी हमले के खौफ में खामेनेई की रातों की नींद गायब है। लेकिन हमलों का फौरन मुंहतोड़ जवाब देने वाला इजराइल 2 दिन बाद भी चुप है। हालांकि नेतन्याहू ने इशारा कर दिया है कि ईरान ने जो जंग छेड़ी है वो इजराइल खत्म करेगा, वो भी तेहरान में तबाही का तूफान मचाकर। ईरान को इजराइल से ज्यादा खौफ अमेरिका से है, जो ईरान को चारों तरफ से घेर कर बैठा है। इसीलिए खामेनेई बौखलाए हुए हैं और अमेरिका को अरब की धरती से हटने के लिए उस पर हालात खराब करने के आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। شرشون را از این منطقه کم بکنن بدون شک این درگیری ها، این جنگ ها، این برخوردها به کلی از بین خواهد رفت و کشورهای منطقه میتونن خودشون رو اداره کنن، منطقهشون رو اداره کنن. हालांकि अमेरिका पर ईरान की बातों का कोई असर नहीं हुआ। अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर कमर तोड़ पलटवार का इशारा कर दिया है। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस के रूजवेल्ट रूम में हाई लेवल मीटिंग बुलाकर इजराइल को फुल सपोर्ट का ऐलान कर दिया है। बाइडेन ने इजराइल पर हुए हमले की कीमत तेहरान से वसूलने की धमकी देने के साथ खाड़ी के सभी यूएस बेस पर हाई अलर्ट कर दिया है। माना जा रहा है कि इजराइल के साथ मिलकर अमेरिका खाड़ी में नए वॉर प्लान पर जल्द एक्शन ले सकता है। The word fog of war was invented for a situation like this. This is a fluid situation. We will consult with the Israelis on next steps in terms of the response and how to deal with what Iran has just done, and we will continue to monitor for further threats and attacks from Iran and its proxies. ईरान के साथ युद्ध का दम भरने वाला ताकतवर तुर्की भी अमेरिका के वॉर जोन में आने से दहल गया है। तुर्की के प्रेसिडेंट अर्दोआन को डर सता रहा है कि ईरान के बाद उनका ही नंबर है। तुर्की की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अर्दोआन ने अंकारा में अपने भाषण में ये डर बयां किया। अर्दोआन ने नेतन्याहू को डायरेक्ट धमकी देकर तुर्की को टारगेट बनाने से पहले 100 बार सोचने के लिए कहा है। İsrail'i durdurmalıdır. İslam dünyası aynı şekilde vatan savunmasında mutlaka Lübnan halkı ve hükümetinin yanında olmalıdır. Biz Türkiye ve Türk milleti olarak bu zor günlerinde संयुक्त राष्ट्र के मंच से नेतन्याहू ने ईरान को पहले ही चेतावनी दी थी कि इजराइल पर हमला करना ईरान की सबसे बड़ी भूल होगी। बावजूद इसके ईरान ने इजराइल को दहलाने की कोशिश की, लेकिन अब हमले की बारी इजराइल की है और झेलने की बारी ईरान की। आगे बढ़ेंगे। आज की एक और बड़ी खबर, ये वोट जिहाद वाकई होता है क्या? वोट जिहाद मतलब बीजेपी बार बार कह रही है वोट जिहाद, वोट जिहाद। क्या वाकई बीजेपी का दावा सही है जिसमें वो कहते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके खिलाफ वोट जिहाद हुआ था? क्या दावा सही है? क्या निवडणुकीतला जो वोट जिहाद है हिंदू मुसलमान पर कर रहा है, बात नफरत की कर रहा है। इसीलिए कभी कभी राहुल गांधी जी कहते हैं कि नफरत के बाजार लगाने वालों के बीच में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहता हूं। अल्पसंख्याक समाजाला पण सांगतोय, राज्यात जेवढ्या जागा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला महायुतीमध्ये मिळणार आहे त्याच्यातल्या 10% जागा मी मायनॉरिटीला देण्याचं काम करणार आहे।
एक प्रकार से महायुति में नूरा कुश्ती चल रही है। हम कुछ कहेंगे तो तुम कुछ कहोगे। उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी ने मिलकर मुस्लिमों को भड़काया, धर्म के नाम से वोट मांगे। गुजरात के लोग देते हैं बीजेपी को, ऐसा हमको पता चलता है। तो अब उनको क्या कहेंगे? गुजरातियों का वोट जिहाद कहेंगे? ये सब उनके दिमाग का कचरा है। देखिए, वोट जिहाद मतलब याद होगा, इसका सबसे पहले जिक्र आया था सलमान खुर्शीद जी की भतीजी मरियम आलम खान जी ने किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अल्पसंख्यक समुदाय के सामने मौजूदा हालात में वोट जिहाद जरूरी है। सलमान खुर्शीद की भतीजी, सबसे पहले उन्होंने इनका जिक्र किया। हर महिला हर पुरुष जो है वोट जिहाद की जंग से लड़ेगा, मोदी को हराने के लिए वोट जिहाद, ये सलमान खुर्शीद की भतीजी ने सबसे पहले कहा। फिर बीजेपी ने आंकड़ों के जरिए समझाया साहब कि बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ देश में कई जगह वोट जिहाद हुआ। मतलब जो बीजेपी को हराए उसको वोट दे दो। बीजेपी को हराने के लिए मुस्लिम समाज के लोगों ने संगठित होकर, एकजुट होकर विपक्षी उम्मीदवारों को वोट किया, जिससे बीजेपी ने वोट जिहाद का नाम दिया। आज क्यों चर्चा हो रही है, अब ये जानना चाहेंगे ना। दरअसल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं, कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। इन सब के बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने लोकसभा चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 14 सीटों पर वोट जिहाद हुआ। देवेंद्र फडणवीस ने कहा 14 सीटों पर हम वोट जिहाद की वजह से हारे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि इन सीटों पर एक विशेष समुदाय के लोगों ने हिंदुत्व उम्मीदवारों को हराने के लिए सामूहिक रूप से मतदान किया। देवेंद्र फडणवीस, 14 में वोट जिहाद हुआ, 14 सीटों पर। अब फडणवीस के इसी बयान पर संजय राउत भड़क गए। मतलब शिवसेना उद्धव गुट के नेता हैं संजय राउत, उल्टा फडणवीस से ही पूछ लिया, बताइए क्या होता है वोट जिहाद? इस देश का नागरिक मुसलमान, जैन, हिंदू, पारसी सभी वोट करते हैं। अगर वो आपको वोट करते हैं तो चलता है। वोट जिहाद की बात है तो फिर आप मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक का कानून क्यों लाए? ये मैं नहीं पूछ रहा हूं, संजय राउत ने पूछा। यहां तक तो सब ठीक था। संजय राउत ने तो फडणवीस पर ऐसे बयानों से देश को तोड़ने तक का आरोप लगा दिया। सुनाते हैं आपको। या निवडणुकीतला जो वोट जिहाद आहे, 48 पैकी जवळजवळ 14 लोकसभा मतदारसंघामध्ये अशा जिहादी पद्धतीनं त्या ठिकाणी आपल्याला मतदान होताना दिसलाय। क्या होता है वोट जिहाद, मुझे बताइए। इस देश में, इस देश का नागरिक है, मुसलमान है, जैन है, पारसी है, हाँ हिंदू है। अगर इस देश के नागरिक है और वो वोट करते हैं, अगर आपको वोट करता है तो चलता है क्या? अगर ये वोट जिहाद की बात है तो आपने मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक का कानून क्यों लाया भाई? अच्छा, मामले में ट्विस्ट क्या आ गया? देवेंद्र फडणवीस के वोट जिहाद वाले बयान के बीच ही महाराष्ट्र में बीजेपी की सहयोगी एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र के दूसरे डिप्टी सीएम ने आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया। अजित पवार जी ने कहा कि चुनाव में उनके हिस्से में आने वाली सीटों के 10% पर वो अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को खड़ा करेंगे। अजित पवार के इस बयान के बाद विपक्षी दलों को बीजेपी और उनके सहयोगियों पर हमले करने का मौका मिल गया। कहने लगे कि फडणवीस वोट जिहाद की बात कर रहे हैं और उनके सहयोगी अजित पवार 10% उम्मीदवार बनाने की बात कर रहे हैं मुस्लिम समाज से। बीजेपी ने तो किरीट सोमैया ने तो मतलब आपसी खटपट का जवाब दे ही दिया। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। यावेळेस निवडणुकीच्या निमित्तानं मी माझ्या अल्पसंख्याक समाजाला पण सांगतोय, राज्यात जेवढ्या जागा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला महायुतीमध्ये मिळणार आहे त्याच्यातल्या 10% जागा मी माइनॉरिटीला देण्याचं काम करणार आहे। मुसलमान हो और चाहे हिंदू हो, सिख हो चाहे ईसाई हो, जो भी भारत का नागरिक है, महाराष्ट्र राज्य का नागरिक है, वोटर है, मतदाता है, वो मतदान करता है, अपनी पसंदीदा पार्टी को चुनता है, जो पार्टी पसंद नहीं होती उसे हराने का काम करता है। इसमें विचलित होने का क्या कारण है? आप नारा तो देते हो सबका साथ सबका विकास, कहीं न कहीं आपसे कमी रह गई है। आप किसी का साथ नहीं दे रहे हो, किसी का विकास नहीं कर रहे हो। कोई भी पार्टी या कोई भी उम्मीदवार हो, वो अगर लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद या मुस्लिम अपीजमेंट, इस प्रकार का कोई भी विषय होगा तो हम वो किसी भी पार्टी का उम्मीदवार हो उसको खिलाफ आवाज उठाएंगे। अच्छा देखिए, होता है वोट जिहाद, नहीं होता है हमें नहीं पता, दावे हैं नेताओं के। लेकिन ना कुछ आंकड़े आपको दिखाते हैं जो किरीट सोमैया ने जारी किए थे। और ये आंकड़े क्या हैं, ये फुल स्क्रीन पर हम
अच्छा चलिए, इसको फुल स्क्रीन पर रख दीजिए एक बार ताकि लोग समझ पाएं। महाराष्ट्र की धुले लोकसभा सीट की सभी विधानसभा सीटों पर खड़े वोट का आंकड़ा जो है वो इसमें जारी किया गया, जिसमें 6 विधानसभा सीट वाली इस लोकसभा सीट की 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी कांग्रेस उम्मीदवार से आगे रही थी, ठीक। और लेकिन एक विधानसभा सीट पर कांग्रेस को एक तरफा इतना वोट मिल गया। अच्छा देखिए, अब आप बीजेपी कांग्रेस बीजेपी आगे, फिर बीजेपी कांग्रेस बीजेपी आगे, फिर बीजेपी कांग्रेस बीजेपी आगे, फिर बीजेपी कांग्रेस बीजेपी आगे, बीजेपी कांग्रेस बीजेपी आगे, वो 93 और वो 80, मतलब 7 में से 6 में बीजेपी आगे। सबसे नीचे मालेगांव सेंट्रल में मतलब 2 लाख के आसपास कांग्रेस को वोट पड़ गया और वहां बीजेपी रह गई 4-4.5 हजार। पूरा खेल पलट गया। यही बताया जा रहा है, यही होता है वोट जिहाद। मतलब ये बीजेपी दावा करती है कि देखिए 7 विधानसभाएं, 1 2 3 4 5 6 7 में से 6 विधानसभाओं में बीजेपी 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 बीजेपी। मालेगांव सेंट्रल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, 2 लाख के करीब वोट पड़ गए कांग्रेस को और वहां पड़ गए 4-4.5 हजार। तो यही होता है वोट जिहाद बकौल बीजेपी। बीजेपी कह रही है फिर हम 3000 मतलब 3831 वोटों से 3831 वोटों से हार गई। इसी तरह मुंबई उत्तर पूर्व लोकसभा सीट की मानखुर्द विधानसभा के कुछ बूथों का भी आंकड़ा जारी किया गया। इसमें बीजेपी उम्मीदवार दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सका। यही वजह रही कि 12 बूथ पर बीजेपी उम्मीदवारों को 68 वोट मिले। देखिए आप वो जो आप देख भी पा रहे होंगे सिंगल नंबर जो है ना, सिंगल नंबर वो कोने में आप देखिए 2 4 5 6 7 8 10 जो वोट हैं, ठीक। और बीच में देख रहे हैं शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे, आप देखिए 422 440 366 800 900 सब वो। उधर देखिए आप वो बीजेपी की तरफ वोट देखिए 2 4 6 7 8 7 8 4। तो बीजेपी कह रही है यही होता है वोट जिहाद। अब होता है नहीं होता है हमें नहीं पता, लेकिन आंकड़ों के लिहाज से बीजेपी साबित करने की कोशिश कर रही है कि यही दरअसल वोट जिहाद होता है। आगे बढ़ेंगे आज की एक और बड़ी खबर और अब बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली में पकड़े गए ड्रग्स के बहुत बड़े सिंडिकेट की। दिल्ली में 5,500 करोड़, कितना 5,500 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स पकड़ी गई। आंकड़ा सुनकर हर कोई हिल गया। अब आपको जानकर हैरानगी होगी कि इसका कांग्रेस पार्टी से कनेक्शन का आरोप बीजेपी ने लगा दिया है। बीजेपी कांग्रेस के बीच जंग छिड़ गई है। देखिए आप, राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में अभी तक नफरत के सामान तो दिख रहे थे, अब नशे का सामान भी मिलने लगा। ये जो पैसा है, क्या ये चुनाव की प्रक्रिया के लिए तो नहीं प्रयोग हो रहा था? 5,600 करोड़ रुपए। हमारे विभाग से, किसी भी विभाग से तुषार गोयल का कोई भी संबंध नहीं है। हम उनको 17 अक्टूबर 2022 को एक्सपेल कर चुके हैं अपनी पार्टी से। क्या राहुल गांधी जी की कांग्रेस में जब जलाल दमाद का जलवा जलाल कम पड़ गया तो अब ड्रग्स की भी डीलिंग शुरू कर दी है? इनके कितने लोग देशद्रोही गतिविधियों में पाए गए हैं, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं करती है। तो इस पार्टी के पास तो किसी के ऊपर उंगली उठाने का कोई अधिकार ही नहीं। चुनाव में ये ड्रग का पैसा कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल कर रही है। क्या कनेक्शन है ऐसे ड्रग माफिया लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी का? इस तरह का जो आरोप लगाया जाता है या इस तरह का जो इल्जाम लगाया जाता है वो सिर्फ चुनाव में जनता को भ्रमित करने के लिए होता है। देखिए दिल्ली में पकड़ी गई 5,500 करोड़ की ड्रग्स का कांग्रेस पार्टी से कथित कनेक्शन सामने आने के बाद सियासी भूचाल हो गया। बीजेपी आरोप लगा रही है साहब कि कांग्रेस पार्टी का संबंध ड्रग डीलर्स के साथ है। हरियाणा चुनाव में भी ड्रग्स का पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है, बीजेपी आरोप लगा रही है। इसलिए जब ड्रग्स माफिया पर कार्रवाई होती है तो कांग्रेस पार्टी किसी ना किसी बहाने उसका विरोध करती है। वही कांग्रेस का कहना है कि तुषार गोयल नाम के जिस आरोपी के साथ, तुषार गोयल नाम के जिस आरोपी के साथ बीजेपी कांग्रेस का संबंध बता रही है, उसे तो कांग्रेस पार्टी ने पहले ही निकाल दिया था। मतलब पार्टी में था, ये पार्टी में था, कांग्रेस पार्टी में। दरअसल ड्रग्स का रैकेट चलाने वाले जिन 4 आरोपियों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अरेस्ट किया, उनमें मुख्य आरोपी है ये चेहरा देखिए, तुषार गोयल, डिक्की गोयल, डिक्की। तुषार गोयल के गोदाम से दिल्ली पुलिस को ड्रग्स की एक खेप बरामद हुई, 5,500 करोड़। तुषार गोयल, अच्छा, अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में खुद को कांग्रेस का नेता बताता है, सोशल मीडिया प्रोफाइल में। अच्छा हाँ, आगे आपकी टीवी स्क्रीन पर ये देखिए, इंडियन यूथ कांग्रेस। तुषार गोयल की कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के साथ फोटो। चलो फोटो की कोई बात नहीं, फोटो तो किसी के साथ भी खिंचवा ले तो गारंटी थोड़ी ना होती है ये काम नहीं करेगा, लेकिन सोशल मीडिया प्रोफाइल में यूथ कांग्रेस। बीजेपी का आरोप है कि साहब तुषार गोयल साल 2022 में
दिल्ली यूथ कांग्रेस का आरटीआई सेल का चीफ रह चुका है। ये 5,500 करोड़ ड्रग्स केस का आरोपी, मुख्य आरोपी कांग्रेस का नेता रह चुका है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने तुषार गोयल का ये एक अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दिया गया, सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी कर दिया, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने उसे मार्च 2022 में आरटीआई सेल का चेयरमैन अपॉइंट किया था। ये अपॉइंटमेंट लेटर तो पूरा लगभग साबित कर दिया बीजेपी ने कि तो कांग्रेस ही। उन्होंने आरोप लगाया कि ड्रग्स के इस गिरोह का कांग्रेस पार्टी के साथ गहरा संबंध था। एक बार सुना देते हैं सुधांशु त्रिवेदी ने बीजेपी ने क्या कहा और जवाब में क्या कुछ कहा जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर, सुनिए। इसका जो मुख्य आरोपी है, जो किंगपिन है, जिसका नाम तुषार गोयल है, जिसका डिक्की गोयल के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट है, वो इंडियन यूथ कांग्रेस के आरटीआई सेल का चीफ है। बहुत गंभीर बात है। यानी अब यह बात साफ हो रही है कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में अभी तक नफरत के सामान तो दिख रहे थे, अब नशे का सामान भी मिलने लगा है। ड्रग्स एक बहुत खतरनाक बात है और ये सही है कि जो मुझे भी खबर मिली कि जो लड़का पकड़ा गया वो किसी ज़माने में यूथ कांग्रेस से संबंधित था और 2-1 साल पहले ही उसको निकाल दिया गया था। तो ये तो बल्कि एक सराहना वाली बात है कि कोई व्यक्ति जो बाद में किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में पाया जाता है उसको पहले ही हमारी पार्टी ने पार्टी से बाहर निकाल दिया था। तो इसमें तो भारतीय जनता पार्टी को दूसरा रुख लेना चाहिए। अंग्रेजों के लिए खौफ का दूसरा नाम वीर सावरकर। 2 बार काला पानी की सजा पाने वाले वीर सावरकर, मतलब वो स्वतंत्रता सेनानी जिसने भारत माता की सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म समझा और अपना पूरा जीवन देश के लिए खपा दिया। वीर सावरकर, आज उन्हीं वीर सावरकर की तुलना जिन्ना से की जा रही है और सावरकर के इस अपमान पर सियासी बवाल मच गया है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले कहा था ना योगी आदित्यनाथ ने कि कांग्रेस में जिन्ना की आत्मा घुस गई है। अब कांग्रेस के बड़े नेता कर्नाटक कांग्रेस के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने जिन्ना और सावरकर पर जो कहा उससे बड़ा विवाद खड़ा हो गया। कल गांधी जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गुंडू राव ने, कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने सावरकर और जिन्ना की तुलना करते हुए कहा कि जिन्ना कट्टरपंथी नहीं था, ही वॉज नॉट ए फंडामेंटलिस्ट। जिन्ना कट्टरपंथी नहीं था, सावरकर थे। उन्होंने सावरकर को लेकर विवादास्पद टिप्पणियां की। उन्होंने कहा कि सावरकर एक ब्राह्मण थे, चित्त पावन ब्राह्मण, फिर भी मांसाहारी थे, वो बीफ खाते थे, गाय के वध का विरोध नहीं किया। जिन्ना के मुकाबले सावरकर को ज्यादा कट्टरपंथी बताया। कर्नाटक के मंत्री दिनेश गुंडू राव का वो बयान सुनिए, उसको लेकर क्या रिएक्शंस आ रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सावरकर ಮೇಲೆ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ। ಅದು ಸಾವರ್ಕರ್ ಯಾಕೆ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರು ಮಾಂಸ ತಿಂತಾ ಇದ್ರು, ಚಿತ್ಪಾವನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಬಟ್ he was a non-veg eater and he was not against cow slaughter. ಕೆಲವು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಬೀಫ್ ಕೂಡ ತಿಂತಾ ಇದ್ರು, but definitely as a Brahmin he was eating meat and he was openly propagating eating meat. ಜಿನ್ನಾಗೆ ಒಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲಿಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಡಮೆಂಟಲಿಸ್ಟ್. ಜಿನ್ನಾ ಈ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಗಬೇಕು, ಅವನು ಸ್ವಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅವನ ಫಿಲಾಸಫಿ ಮೇಲೆ. ಅವನ ಫಿಲಾಸಫಿ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಫಿಲಾಸಫಿ। सावरकर ब्राह्मण है, गांधी ब्राह्मण नहीं है, तो कांग्रेस ने अपना जातिवादी चेहरा आज खुला कर दिया है। वो डिवाइड एंड रूल, ये ब्रिटिशों की पॉलिसी यहाँ चलाना चाहते हैं, ये हिंदुओं को जातियों में बांटना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार से सावरकर जी के ऊपर गलत बयानी करना, ये राहुल गांधी ने जो शुरू किया है उसी को आगे ले जाने का प्रयास धमकी देना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के लोग सावरकर जी से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और बार बार अगर यूं ही सावरकर जी का अपमान करते रहे तो एक दिन पूरी कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र के लोग जमीन के अंदर गाड़ देंगे। सावरकर ने अपनी किताब में, हिंदुत्व की वाली किताब में ये लिखा था कि केवल हिंदू ही इस देश के प्रथम नागरिक हैं, बाकी सब नहीं हैं, और कई जगहों में कुछ संप्रदाय के लोगों के खिलाफ घृणा की बात कही थी। स्वाभाविक है, कई बार इस तरीके का सांप्रदायिकवाद निकलेगा, इसमें नई बात क्या है। भारतीय जनता पार्टी इससे इतनी परेशान क्यों हो रही है? अच्छा, जब विवाद बढ़ा उसके बाद कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा वो सुनिए। Now suppose some Gaurakshak goes and kills somebody or beats up somebody. He doesn't think he's doing anything wrong. He thinks he's doing it for a greater cause. So when riots take place and people kill each other, whichever community they may be, some of them believe that they're doing it for a greater cause. That is the danger of Savarkar's fundamentalism, that it creates this for the cause, any means can be taken, any means can be adopted.
So what is the counter for that?